हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सिंपलेक्स मेथड टॉपिक। ठीक है, और इसमें हम लोग ये देखेंगे कि किसी भी एलपीपी प्रॉब्लम को सिंपलेक्स मेथड का यूज करके कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। कि क्वेश्चन में बोला है मैक्सिमाइज करने के लिए, है ना, ये वैल्यू मैक्सिमाइज के लिए दिया है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसको बोलते हैं, और ये जो तीनों दिए हुए हैं ये कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, फर्स्ट कांस्टेंट, सेकंड कांस्टेंट और थर्ड कांस्टेंट। उसके अलावा जो वेरिएबल्स हैं x1 x2 और x3 वो होना चाहिए 0 से भरा या फिर 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले इस फंक्शन को और इस कांस्टेंट को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जो फर्स्ट कांस्टेंट है इसमें हमको स्लैक वेरिएबल ऐड करने पड़ेंगे। सेकंड कांस्टेंट में s2 ऐड करेंगे और थर्ड में s3 ऐड करेंगे। तो ऐड करने से पहले हम लोग क्या लिखेंगे इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल s1 s2 s3 कन्वर्ट द प्रॉब्लम इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब कि इस प्रॉब्लम को हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यदि यहाँ पे मैक्सिमाइज दिया हुआ है तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। यदि मिनिमाइज दिया होता, यदि मैक्सिमाइज की जगह मिनिमाइज करने के लिए दिया होता तो इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में सबसे पहले हमको माइनस से मल्टीप्लाई करके उसको मैक्सिमाइज में कन्वर्ट करना पड़ता। फिलहाल इस क्वेश्चन में मैक्सिमाइज ही दिया है इसलिए कोई चेंज नहीं होगा। यदि मिनिमाइज दिया होता तो सबसे पहले उसको हमको मैक्सिमाइज करना पड़ता माइनस से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, ये तीनों कांस्टेंट लिख लिया। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमने क्या बताया कि फर्स्ट कांस्टेंट में हमको एक स्लैक वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा। मान लीजिए हमने s1 ऐड किया तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ऊपर जो ये दिया हुआ है 7 के इक्वल हो जाएगा। उसी तरीके से सेकेंड कांस्टेंट में हम सेकेंड स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये ऊपर दिया हुआ है 12, तो ये 12 के बराबर हो गया। उसी तरीके से हम इसमें s3 स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको जो है इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन के टर्म्स में लिखेंगे। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि ये x1 x2 और x3 की वैल्यू हम लोग 0 पुट करेंगे। तो वहां से s1 s2 और s3 की वैल्यू निकालेंगे। तो निकालते हैं s1 x2 और x3 की वैल्यू पुट करने के बाद। तो S1 की वैल्यू क्या आ जाएगा, S1 की वैल्यू फर्स्ट कांस्टेंट से 7 आएगा। उसी तरीके से S2 की वैल्यू आ जाएगी 12। उसी तरीके से थर्ड कांस्टेंट से S3 की वैल्यू आ जाएगा 10। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे यहाँ पे राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म। मतलब इसको हमको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हमको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा ax इंटू बी। तो ये जो हमारा होगा इसमें हम a की वैल्यू लिखेंगे और इसमें x की वैल्यू लिखेंगे और इसमें b की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पे देखिए a में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे वेरिएबल्स लिख लेते हैं। x1 कौन कौन से हैं, x1 x2 और x3। अच्छा, ये जो हमारे पास मैक्सिमम था स्टैंडर्ड फॉर्म में तो यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस कर लेते हैं 0s1 0s2 0s3। क्योंकि इसमें x1 x2 x3 दिया हुआ है, इसमें ये स्लैक वेरिएबल है नहीं तो इसको भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कि टोटल वेरिएबल्स कितने हैं। तो इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जितने भी वेरिएबल्स हैं वो हम यहाँ पे भी लिखेंगे, x1 x2 x3 s1 s2 s3। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट यहाँ पे जो हम लिखेंगे ये वेरिएबल्स वो फर्स्ट कांस्टेंट से लिखेंगे। तो फर्स्ट कांस्टेंट हमारा कौन सा है, ये है। तो देखिए x1 का कोफिशिएंट 3 है तो मैंने 3 लिख लिया। x2 का कोफिशिएंट यहाँ पे -1 है ना, तो हम यहाँ पे -1 लिखेंगे। यहाँ पे x3 का 2 है और यहाँ पे s1 का 1 है, s2 और s3 है नहीं तो इसमें हम 0 0 लिखेंगे। उसी तरीके से सेकंड कांस्टेंट से यहाँ पे देखिए x1 का -2, x2 का 4
और x3 नहीं है, s1 भी नहीं है, s2 है और s3 नहीं है। तो जो जो है उसका नोट कर लेते हैं, जो जो नहीं है उसके जगह पे 0। तो x1 के नीचे कितना लिखेंगे, -2 है। x2 का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 4 है। x3 है नहीं इसमें, तो x3 के नीचे 0 लिखेंगे। s1 है नहीं तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। s2 1 है और s3 0। उसी तरीके से थर्ड कांस्टेंट का हम यहाँ पे देखते हैं, -4 है, 3 है, 8 है। यहाँ पे लिखते हैं -4 x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू 3, x3 की वैल्यू है 8। s1 नहीं है तो 0, s2 भी नहीं है 0, s3 है तो 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ने मैट्रिक्स के फॉर्म में ए का मैट्रिक्स हमने लिख लिया। उसी तरीके से x1 के नीचे हम क्या लिखेंगे, जितने भी वेरिएबल्स हमने ये वाला लिखा हुआ उसी को हम यहाँ पे कॉलम के फॉर्म में लिख लेंगे। x1, x2, x3, s1, s2, s3। अब यहाँ पे b में क्या लिखेंगे, तो b में हम यहाँ पे देखिए कांस्टेंट में 7, 12, 10 है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 7, 12, 10। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें जो है एक टेबल बनाते हैं जिसका नाम है इनिशियल टेबल। ठीक है, उसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या है। ये हमारा है इनिशियल टेबल। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे CJ, यहाँ पे लिखेंगे बेसिक वेरिएबल, यहाँ पे लिखेंगे CB, और यहाँ पे बेसिक वेरिएबल्स में हम लोग क्या लिखेंगे, रो में x1, x2, x3, s1, s2, s3। तो देखिए x1 के ऊपर x2 के ऊपर उसी तरीके से बाकियों के जो कोफिशिएंट हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ये वाला जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, यहाँ से इसमें जो x1 का कोफिशिएंट क्या है, -1। यहाँ पे क्या है, x2 का 3, x3 का कितना है, -2, s1, s2, s3 का 0 है। तो वही चीज हम यहाँ पे ऊपर लिखेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे -1, 3, -2, 0, 0 एंड 0। अब ये बेसिक वेरिएबल के हम लोग नीचे जो लिखेंगे वो स्लैक वेरिएबल लिखते हैं, जितना हमने ऐड किया था स्लैक वेरिएबल ये हमने लिख लिया। अब ये स्लैक वेरिएबल जो लिखा हुआ है इसके लेफ्ट साइड में हम क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट्स लिखते हैं इस स्लैक वेरिएबल का। तो s1 का कोफिशिएंट 0, s2 का 0, s3 का 0। तो ये जो 0 कहाँ से आया, यहाँ से आप देख सकते हो s1, s2 और s3 के ऊपर 0 0 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ये वैल्यू लिखते हैं, s1 की वैल्यू x1 के नीचे का वैल्यू, x2 के नीचे का वैल्यू, x3 के नीचे का वैल्यू। तो हम चलते हैं मैट्रिक्स में जो हमने बनाया था। तो ये वैल्यू जो हमको लिखना है, ये सारा वैल्यू, तो हम लोग फर्स्ट जो कांस्टेंट था उसकी वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट कांस्टेंट की जो वैल्यूज हैं यहाँ से हमने उठा सकते हैं, या फिर आप यहाँ से उठा लीजिए, ये वैल्यू उठा लीजिए। ये फर्स्ट कांस्टेंट की वैल्यू है 3, -1, 2, 1, 0, 0। तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। उसी तरीके से बाकी का ये सेकंड जो ये वाली वैल्यू लिखनी है, ये सब सेकंड रो की, तो हम सेकंड मैट्रिक्स में चलते हैं और ये सेकंड वाला राइट कर लेते हैं, ये वाला वैल्यू। ठीक है, उसी तरीके से ये थर्ड वाला वैल्यू लिख लेते हैं उसके नीचे मैट्रिक्स में। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं XB। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, यहाँ पे हमको ZJ निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं ZJ। तो ZJ क्या होता है, ZJ इक्वल्स टू हम क्या करेंगे, CB इंटू XI करेंगे। ठीक है, तो CB क्या है, CB आप यहाँ पे आप ये देख सकते हो, है ना, CB ये है। और XI का मतलब क्या है कि हम 1 by 1 वैल्यू रखेंगे। XI की जगह पे एक बार X1 रखेंगे, एक बार X2 रखेंगे, एक बार X3 रखेंगे, एक बार S1 रखेंगे। ठीक है, तो हम पहले x1 की वैल्यू रखेंगे, तो CB की वैल्यू तो यही रहेगी सब में, लेकिन एक बार हम x1 रखेंगे। तो देखिए CB के नीचे जो पहली वैल्यू है ये वाली, ये पहले रखेंगे 0 इंटू XI की जगह पे पहले हम x1 रखेंगे। तो x1 की जो पहली वैल्यू है वो है 3, ये रख दिया।
प्लस करेंगे। अब सी बी का सेकेंड वैल्यू रखेंगे, ये वाला वैल्यू 0 इंटू, अब x1 का जो है सेकेंड वैल्यू रखेंगे 2 -2। उसी तरीके से सी बी का थर्ड वैल्यू रखेंगे 0 इंटू x1 का थर्ड वैल्यू रखेंगे -4। तो ये वैल्यू आ जाएगा 0, तो हम यहाँ पे रखेंगे 0। उसी तरीके से अब सेकेंड टाइम में हम क्या रखेंगे, सी बी तो वही रहेगा, अब सेकेंड टाइम में हम x2 रखेंगे, मतलब कि इसके नीचे का वैल्यू। तो सी बी का पहली वैल्यू 0 इंटू x2 का पहली वैल्यू -1 प्लस सी बी का सेकेंड वैल्यू 0, x2 का सेकेंड वैल्यू 4, उसी तरीके से सी बी का थर्ड वैल्यू 0, x2 का थर्ड वैल्यू 3, तो ये कितना आ जाएगा 0। तो जो इनिशियल टेबल है उसमें जेड जे की वैल्यू सारी वैल्यू 0 0 आएगी, क्योंकि स्लैक वेरिएबल जो 0 0 सब दिया हुआ है उसका कोफिशिएंट, तो इसलिए ये 0 0 आएगा। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालते हैं जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू। तो जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए जेड जे की वैल्यू ये है और सी जे की वैल्यू इस टॉप में है, ये मौजूद है। तो जेड जे में मतलब कि इसमें 0 में हम ये माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा 1। उसी तरीके से इस वाले 0 में सी जे की वैल्यू हम माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा -3। उसी तरीके से इस 0 में -2 का माइनस करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 2। उसी तरीके से बाकी का हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अब ये आ गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको कंपेयर करना है जेड जे माइनस सी जे कि ये जो जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू होनी चाहिए वो 0 के बराबर होनी चाहिए या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो हम टेबल आगे नहीं बनाएंगे, आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसी पे हम लोग मिनिमाइज कर देंगे या फिर मैक्सिमाइज कर देंगे। क्वेश्चन में फिलहाल मैक्सिमाइज बोला है तो बस यहीं पे रोक देते हैं, लेकिन फिलहाल इनिशियल टेबल में ये ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं आता है, इसके लिए हम लोगों को इटरेशन निकालनी ही पड़ती है, ठीक है। तो देखिए इसमें ये क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जेड जे माइनस सी जे में सारे वैल्यू तो सेटिस्फाई हो रहे हैं, लेकिन ये -3 एक वैल्यू 0 से छोटी आ गई। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको आगे एक और इटरेशन निकालना पड़ेगा, और ये इटरेशन तब तक निकालते रहेंगे जब तक कि सारी वैल्यू जेड जे माइनस सी जे की सारी वैल्यू 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ी ना आ जाए। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हम की कॉलम सेलेक्ट करेंगे और की रो सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे की कॉलम और की रो क्या होता है, कॉलम का मतलब आप लोग समझते ही हैं कि ये क्या है, इस तरीके से जो भी वैल्यू को इस तरीके से लिखा होता है ये की कॉलम होता है, और इस तरीके से जो वैल्यू रो के फॉर्म में लिखा होता है, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले की कॉलम कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो हम लोग जेड जे माइनस सी जे में हम लोग मोस्ट नेगेटिव वैल्यू कंसीडर करते हैं। तो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू कौन सा है इसमें, देखिए एक ही नेगेटिव में ही है, यदि और भी रहता तो जो सबसे बड़ी वैल्यू नेगेटिव में होती हम उसी को सिलेक्ट करते, तो उसी के ऊपर जो हमारा कॉलम बनेगा वही की कॉलम बनेगा, है ना। तो एक ही हमारा नेगेटिव वैल्यू है तो यही हमारा क्या है, की कॉलम है इसके ऊपर का, तो मैं की कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये की कॉलम बन गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको की रो सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो की रो सेलेक्ट करने के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, अच्छा यहाँ पे एक्स बी की वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं पीछे से। एक्स बी की वैल्यू क्या है, 7 12 10। तो हमको क्या फाइंड करना है, पहले की रो सेलेक्ट करना है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स बी में हम की कॉलम से डिवाइड करते हैं। तो देखिए एक्स बी कौन सा है, ये वैल्यू, और की कॉलम क्या है जो हमने अभी सेलेक्ट किया हुआ है। तो हम 1 बाई 1 सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए अच्छा ये x2 के नीचे जो भी x2 की वैल्यूज दी हुई हैं इसमें ये वैल्यू नेगेटिव में दिया है और 2 पॉजिटिव में दिया है।
तो देखिए स्टार्टिंग क्वेश्चन में ही बोला था कि x1, x2 और x3 की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 0 से बड़ी होनी चाहिए या फिर ग्रेटर होनी चाहिए। तो यहाँ पे लेकिन ये वैल्यू नेगेटिव में आ गया है, तो इसको हम लोग नहीं निकालेंगे क्योंकि सारा वैल्यू कंसिडर करना है 0 होनी चाहिए या फिर 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो रेशियो हम इसके लिए नहीं निकालेंगे, बाकी के लिए निकालते हैं। 12 xb की वैल्यू 12 है, डिवाइड बाई 4, ये आ जाएगा 3। उसी तरीके से ये 10 है xb की वैल्यू, डिवाइड बाई ये 3, तो ये आ जाएगा 3.33। तो देखिए अब हमको इस रेशियो में सबसे मोस्ट मिनिमम वैल्यू चूज करनी है। तो यही दो हैं, इसमें मोस्ट मिनिमम वैल्यू कौन सी है, तो यही 3 है। तो जो मोस्ट मिनिमम वैल्यू है इसी को हम लोग क्या सिलेक्ट करते हैं, इसी को हम लोग की रो सिलेक्ट करते हैं। तो इसको हम बना लेते हैं। अब देखिए ये हमने रो सिलेक्ट कर लिया और इसी रो को हम लोग क्या बोलते हैं, की रो। और ये जो हमने कॉलम सिलेक्ट किया था इस -3 के ऊपर वाला, इसको हम लोग बोलते हैं की कॉलम। और इसमें एक चीज बोलते हैं की एलिमेंट। की एलिमेंट क्या होता है कि रो और कॉलम का जो कॉमन वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे 4 है तो इसी को हम लोग की एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि की कॉलम क्या है, की रो क्या है और की एलिमेंट क्या है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, इसमें हम ये देखेंगे कि एक वैल्यू इंटर करेगी और एक वैल्यू लीव करेगी। तो कौन सी वैल्यू इंटरिंग वेरिएबल होगी, कौन सी वैल्यू जो है लिविंग वेरिएबल होगी, तो वो चीज देखेंगे। तो देखिए जो कॉलम हम सेलेक्ट करते हैं उसमें उसके ऊपर जो वैल्यू जो वेरिएबल्स रहेगा, जैसे कि हमने कॉलम सेलेक्ट किया है यहाँ पे ये वाला, तो इसके ऊपर कौन सी वैल्यू है, ये है वेरिएबल x2। तो जो कॉलम के ऊपर वैल्यू होगी वो हमारा एंटरिंग वेरिएबल होगी और जो रो के लेफ्ट साइड में होगा वो लिविंग वेरिएबल होगा। तो यहाँ पे आप देखिए s2 क्या है, लिविंग वेरिएबल है। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब हम नेक्स्ट टेबल बनाते हैं जो कि हम लोग बोलते हैं इटरेशन 1। तो हम यहाँ पे सारा वैल्यू लिख लेते हैं। अच्छा देखिए, इसमें जो x2 हमने बताया था कि ये इंटरिंग वेरिएबल है और ये s2 जो है लिविंग वेरिएबल है। तो नेक्स्ट टेबल में ये जो x2 होगा वो लीव करेगा और इसके जगह पे कौन सा आ जाएगा, x2 आ जाएगा। तो s2 के जगह पे हम x2 लिखेंगे, बाकी का सेम रहेगा। यहाँ पे हम x2 लिखेंगे, बाकी का सेम रहेगा। तो यहाँ पे हम कोफिशिएंट लिख लेते हैं स्लैक वेरिएबल का। अब यहाँ पे x2 का कोफिशिएंट यहाँ पे देखिए ऊपर 3 दिया हुआ है तो मैं 3 लिखूंगा और यहाँ पे s3 का 0 रहेगा। ठीक है, अब देखिए अब हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो की एलिमेंट है, ये 4 जो है की एलिमेंट है, इसको 1 करना पड़ेगा। तो इसको 1 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब ये की एलिमेंट को हम 1 करेंगे तो ये की रो जो है, ये रो, इसमें सब में 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम सब में 4 से डिवाइड करके लिखते हैं वैल्यू। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। हमने इस रो में जो की रो हमने बनाया हुआ था इसमें सब में हमने की एलिमेंट से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब हमको ये वैल्यू निकालनी है। तो ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए उसके लिए हमने एक फार्मूला यहाँ पे राइट साइड में लिखा है, न्यू वैल्यू इक्वल्स टू ओल्ड वैल्यू माइनस की रो इंटू की कॉलम और की एलिमेंट। ठीक है, तो न्यू वैल्यू कौन सा है, ये वैल्यू। ओल्ड वैल्यू का मतलब क्या है कि इसके जगह पे पहले क्या था। ठीक है, और की रो क्या है, तो की रो को हम सिलेक्ट करेंगे, की कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और की एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे। तो ये वैल्यू हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसके पहले पे क्या है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उस ये जो न्यू वैल्यू के जगह पे यहाँ पे पहले ओल्ड वैल्यू 3 था। तो जो न्यू वैल्यू है यहाँ पे हम राइट साइड में निकालते हैं। तो ओल्ड वैल्यू था, ओल्ड वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है, माइनस करेंगे था। फिर उसके बाद क्या था, की रो। तो की रो के लिए हम की रो में देखेंगे। तो की रो में हम यहाँ पे नीचे इसके देखेंगे, रो हमने जो सेलेक्ट किया था। यहाँ पे की रो क्या है, 3 के नीचे -2 है। और की कॉलम क्या है, तो हम कॉलम में देखेंगे यहाँ पे ये क्या है, -2
1, ठीक है, और डिवाइड बाई की एलिमेंट, तो हम की एलिमेंट क्या है, जो दोनों का कॉमन है 4, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा 5/2, जो न्यू वैल्यू है वो 5/2 आ जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5/2। उसी तरीके से हमको ये वाला न्यू वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसके जगह पे पहले ओल्ड वैल्यू क्या था वो देख लेता हूँ, तो इसके जगह पे ओल्ड वैल्यू -1 था, माइनस, अब की रो चाहिए, तो ये जो यहाँ पे की रो में हम देखेंगे तो इसके नीचे रो जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है इसके नीचे देखते हैं -1 के नीचे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, की रो, तो ये हो गया 4, की कॉलम में देखना है तो ये खुद की कॉलम में है ना, ये -1 खुद की कॉलम में है तो ये खुद की कॉलम हो गया, डिवाइड बाई की एलिमेंट, तो की एलिमेंट मैंने बताया था दोनों का कॉमन, ये कितना आ जाएगा 0, ठीक है, तो हम यहाँ पे 0 लिख लेंगे, तो बाकी का हम सारा डाटा लिख लेते हैं, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा वैसे ही। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम ZJ की वैल्यू निकालेंगे, तो ZJ निकालने के लिए हमने बताया था कि CB इंटू XI हम लोग निकालेंगे, CB का मतलब क्या है, CB का मतलब ये कॉलम, XI का मतलब है एक बार X1 लेंगे, एक बार X2 लेंगे, एक बार X3 लेंगे, उसी तरीके से ये सब लेंगे, एक एक बार 1 बाई 1 ये सब कंसीडर करेंगे। तो पहला हम एक वैल्यू निकालते हैं, दो वैल्यू निकाल लेते हैं, पहली और दूसरी, बाकी का आप लोग निकाल लीजिएगा। देखिए पहली वैल्यू निकालने के लिए हम एक बार पहले CB कंसीडर करेंगे और इस यहाँ पे X1 कंसीडर करेंगे, ठीक है, हम 1 कंसीडर करेंगे पहली वैल्यू निकालने के लिए, तो CB का पहली वैल्यू क्या है 0 इंटू X1 का पहली वैल्यू क्या है 5/2 प्लस CB का दूसरी वैल्यू क्या है 3 और X1 का दूसरी वैल्यू क्या है -1/2 प्लस CB का तीसरी वैल्यू क्या है 0, X1 का तीसरी वैल्यू क्या है -5/2, इसको सॉल्व करिए, ये कितना आ जाएगा -3/2, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं -3/2, एक और निकाल लेते हैं यहाँ पे ये वाला वैल्यू, अब हम यहाँ पे CB इंटू X2 करेंगे, तो CB की पहली वैल्यू क्या है 0, X2 का पहली वैल्यू क्या है 0, CB का दूसरी वैल्यू क्या है 3, X2 का दूसरी वैल्यू क्या है 1, CB का तीसरी वैल्यू क्या है 0, X2 का तीसरी वैल्यू क्या है 0, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3। उसी तरीके से आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं वैल्यू लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ZJ माइनस CJ निकालेंगे, तो ZJ की वैल्यू ये है और CJ की वैल्यू ये है, तो ZJ की पहली वैल्यू -3/2 और CJ की पहली वैल्यू -1, तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, -3/2 में -1 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -1/2, और ये 3 में हम ये 3 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0, और 0 -2 करेंगे तो ये आ जाएगा 2 0, और ये 3/4 में हम 0 माइनस करेंगे तो 3/4 आएगा, और ये 0 आ जाएगा। अब हम फिर से यहाँ पे चेक करेंगे ZJ माइनस CJ की वैल्यू, ये चेक करेंगे कि ये 0 या 0 से बड़ा आ रही है कि नहीं, ठीक है, तो अब इसमें हम लोग चेक करते हैं, तो सारे वैल्यू तो आ रही है लेकिन एक वैल्यू ये जो है -1/2 अभी भी नेगेटिव में है, तो अब क्या करेंगे, अब फिर से हम इसमें की कॉलम और की रो सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो की कॉलम और की रो किसको सेलेक्ट करेंगे, तो ZJ माइनस CJ में जो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू होगी उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, और उसके ऊपर जो हमारा कॉलम बनेगा वो की कॉलम बनेगा, तो हम यहाँ पे -1/2 के ऊपर सेलेक्ट कर लेते हैं की कॉलम, ये हमने की कॉलम सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू जो ZJ माइनस CJ की है। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको की रो सेलेक्ट करना है, तो की रो सेलेक्ट करने के लिए हमको सबसे पहले रेशियो निकालना पड़ेगा, और ये रेशियो कैसे निकालेंगे, हम XB में की कॉलम से डिवाइड करेंगे,
ठीक है। तो एक्स बी की वैल्यू ये है, ये कॉलम में, और की कॉलम की वैल्यू ये है। तो एक्स बी में हम देखिए 10 है, तो 10 में हम डिवाइड करेंगे की कॉलम में पहली वैल्यू 5/2, तो ये आ जाएगा 4, ये कट जाएगा 2 टाइम्स 4 आ जाएगा। और देखिए ये दोनों वैल्यू हमने स्टार्टिंग में ही बताया है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है x1 x2 और x3 ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, निगेटिव में है, तो इन दोनों की वैल्यू हम लोग नहीं निकालेंगे, है ना। यदि पॉजिटिव में रहता तभी निकालते। तो अब हमको इन्हीं जो हमारा रेशियो है इसमें से मिनिमम हमको वैल्यू चूज करनी है। तो फिलहाल यहाँ पे एक ही वैल्यू है, यदि और सारी रहती तो हमको उसमें उन सब में से मिनिमम वैल्यू चूज करना पड़ता। जो मिनिमम होता वही हम की रो सेलेक्ट करते। फिलहाल यहाँ पे एक ही है, तो हम इसी को हम क्या करेंगे, की रो सेलेक्ट करेंगे। ये हमने की रो सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि इसमें एक वेरिएबल एंटरिंग होगा और दूसरी वेरिएबल लिविंग होगा। तो कौन सी वेरिएबल जो है एंटरिंग होगा, तो जो हमने की कॉलम सेलेक्ट किया है उसके ऊपर जो भी वैल्यू होगी वही एंटरिंग होगी। जैसे की कॉलम के ऊपर ये x1 है, तो x1 क्या होगा, एंटरिंग वैल्यू वेरिएबल होगा, और लिविंग वेरिएबल क्या होगा, जो हमने रो सेलेक्ट किया है। तो रो हमने ये सेलेक्ट किया है, तो रो के लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो s1 है, ये क्या है, लिविंग वेरिएबल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x1 जो है एंटरिंग वेरिएबल है, s1 जो है वो लिविंग वेरिएबल है। तो जो नेक्स्ट टेबल बनाएंगे उसमें s1 के जगह पे x1 लिखेंगे, क्योंकि ये लीव कर रहा है तो इसका जगह x1 लेगा, एंटर कर जाएगा। तो नेक्स्ट टेबल बनाते हैं और उसमें लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे s1 था, तो यहाँ पे हम x1 लिखेंगे, बाकी का एज इट इज लिखेंगे जो भी था। अब इन तीनों का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या होगा, तो x1 का ऊपर देखिए -1 दिया हुआ है ये, और x2 का तो था ही 3 और s3 का 0, ठीक है। फिर से वही काम हम करेंगे, क्या करेंगे कि जो हमने की रो सेलेक्ट किया था तो उसमें एक की एलिमेंट था, तो की एलिमेंट में हम देखते हैं ये 5/2 है, तो इस 5/2 को 1 बनाना पड़ेगा। तो इस 1 बनाने के लिए हम 5/2 से डिवाइड करेंगे, तो 5/2 से इस पूरे की रो में डिवाइड करेंगे। तो 5/2 में 5/2 का डिवाइड करेंगे तो 1, 0 में डिवाइड करेंगे तो 1, 2 में डिवाइड करेंगे तो 4/5। तो इसी तरीके से सारा वैल्यू आएगा, तो मैं लिख लेता हूँ। तो अब हमको देखिए ये वैल्यू की रो के लिए तो सिंपल है, केवल हम की एलिमेंट से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाता है। लेकिन जो बाकी का वैल्यू निकालने के लिए है, तो इसमें हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हमने राइट साइड में एक फार्मूला फिर से वही लिखा है जो पिछला था, न्यू वैल्यू इक्वल्स टू ओल्ड वैल्यू माइनस की रो इंटू की कॉलम डिवाइड बाई की एलिमेंट। तो ये जो पहली न्यू वैल्यू है, ये वाला न्यू वैल्यू है, तो इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि इसके जगह पे ओल्ड वैल्यू क्या थी, पहले इसके पहले इस जगह पे क्या था। तो x2 के राइट साइड में क्या था, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे था -1/2, ठीक है, ये हमने नोट कर लिया राइट साइड में माइनस। अब इसके लिए की रो क्या है, तो की रो के लिए तो रो में देखेंगे, तो इसके ऊपर जस्ट रो हमने सिलेक्ट किया था, तो की रो यहाँ पे है 5/2 इंटू की कॉलम क्या है, तो ये देखिए खुद की कॉलम में है -1/2, तो हम यहाँ पे -1/2 लिख लेते हैं। उसी तरीके से की एलिमेंट चाहिए, तो की एलिमेंट दोनों का कॉमन यहाँ पे देखिए 5/2 है, तो ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा 0, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0। एक वैल्यू और निकाल लेते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं ओल्ड वैल्यू क्या है, इसके जगह पे 1 है, तो मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा ओल्ड वैल्यू माइनस की रो। तो की रो के लिए हम की रो में देखेंगे, यहाँ पे ऊपर 0 है। की कॉलम क्या है, इसके लिए कॉलम में देखेंगे इधर लेफ्ट साइड में -1/2 है। की एलिमेंट क्या है, दोनों का कॉमन 5/2, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे और बाकी का डाटा हम लोग लिख लेते हैं, बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमने नोट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमको ZJ की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे हम ZJ की वैल्यू निकालेंगे। तो ZJ की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या बताया था, CB इंटू XI करनी पड़ेगी। तो CB हमारा मान लीजिए ये है,
इसके नीचे का, और xi का मतलब एक बार x1 होगा, एक बार x2 होगा, बाकी का ऐसे ही सब होगा। तो हम पहले के लिए निकाल रहे हैं, बाकी का आप लोग निकाल लीजिएगा। तो देखिए CB के लिए पहली वैल्यू 1 है तो -1 है, तो -1 इंटू x1 के लिए पहली वैल्यू 1 है प्लस, उसी तरीके से CB के लिए 3 है दूसरी वैल्यू, उसी तरीके से x1 के लिए दूसरी वैल्यू 0 प्लस CB के लिए तीसरी वैल्यू 0 इंटू x1 के लिए तीसरी वैल्यू 0। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -1। अच्छा, दूसरी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे CB इंटू x2 हो जाएगा दूसरी वैल्यू निकालने के लिए। तो CB का पहली वैल्यू क्या है, -1, x2 का पहली वैल्यू क्या है, 0 प्लस CB का दूसरी वैल्यू है 3, x2 का दूसरी वैल्यू है 1 प्लस CB का तीसरी वैल्यू है 0 इंटू x2 का तीसरी वैल्यू है 0। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। उसी तरीके से आप लोग निकाल लीजिएगा बाकी का, मैंने यहाँ पे राइट कर देता हूँ 4/5 0। अब हमको क्या करना है, अब हमें ZJ माइनस CJ की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ZJ की वैल्यू हमने निकाल लिया है, CJ की वैल्यू भी हमने निकाल लिया है ना। तो अब हमको सिंपल सा माइनस कर देना है। तो ZJ की पहली वैल्यू है -1 और CJ की पहली वैल्यू है -1, तो इसको माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। उसी तरीके से ZJ की दूसरी वैल्यू है 3 और CJ की दूसरी वैल्यू है 3, तो इसको करेंगे तो माइनस। उसी तरीके से हम बाकी का निकाल लेते हैं और देखते हैं कितना सब आ रहा है। ठीक है, तो ये सारा वैल्यू हमने निकाल लिया। अब हम फिर से वही चीज चेक करेंगे कि ZJ माइनस CJ की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी आ रही है, ग्रेटर देन आ रही है कि छोटी आ रही है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सारी वैल्यू जो है या तो 0 के बराबर है या तो 0 से बड़ी है। तो अब यहीं पे हमको टेबल रोक देनी पड़ेगी और यही हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। तो अब हम क्या लिखेंगे कि ZJ माइनस CJ इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0, देन द सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम। ठीक है, तो अब हमको क्या निकालना है, क्वेश्चन में बोला था मैक्सिमाइज करने के लिए। तो मैक्सिमाइज करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था, -x1 प्लस 3x2 प्लस 2x3। यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं। देखिए x1 की वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे बेसिक वेरिएबल के नीचे आप यहाँ पे x1 देखेंगे और इसके एकदम राइट साइड में ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू x1 की है। और यहाँ पे x2 है बेसिक वेरिएबल के दूसरा वैल्यू, और यहाँ पे राइट साइड में इसके देखेंगे ये क्या है, x2 की वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे x3 की वैल्यू नहीं दिया है, तो x3 की वैल्यू यहाँ पे नहीं, जो वैल्यू नहीं दिया वो होगा 0। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं तो -4, x1 की वैल्यू 4 है प्लस 3 इंटू x2 की वैल्यू है 5 प्लस 2x3, x3 की वैल्यू नहीं दिया है तो वो 0 होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 11। और यही हमारा मैक्सिमाइज जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो वैल्यू है वो 11 है। और यहाँ पे x1 की वैल्यू कितना आया था, 4, x2 की वैल्यू 5 और x3 की वैल्यू 0, क्योंकि x3 इसमें हमने नहीं निकाला था, जो वैल्यू नहीं आएगा वो 0 होगा। और यहाँ पे जो हमने मैक्सिमाइज कर लिया। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।